प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, मैं राकेश खेदड़। लास्ट टाइम अपन बात कर रहे थे, अपना पाठ चल रहा है विलियन वाला, और उसमें प्रासन दाब टॉपिक 4 की बात करेंगे। इससे पहले मैंने आपको टॉपिक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बता दिए। वो टॉपिक याद होने के बाद आपको इस टॉपिक को रिवाइज करना है। इस टॉपिक में न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये फॉर्मूला अपन पहले पढ़ चुके हैं, इस फॉर्मूले के अपन बातें कर चुके हैं। सबसे पहले प्रश्न में दिया 4% यूरिया विलियन। सबसे पहले आपको 4% यूरिया जो विलियन है उसके प्रासरण दाब की बात करेंगे। देखना, 4% यूरिया विलियन का प्रासरण दाब। सबसे पहले किसके प्रासरण दाब की बात करेंगे? 4% यूरिया विलियन के प्रासरण दाब की बात करेंगे। यानी जो यूरिया है वो 100 में से 4 ग्राम यूरिया है। यानी आपके पास जो यूरिया है, जो विलेय पदार्थ है, वो आपके पास कितना है? 4 ग्राम है। यानी विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान यानी W भी कितना है? 4 ग्राम। इसका पता ही होना चाहिए कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान 4। समझ गए? विलेय पदार्थ है कौन? यूरिया। आपको पता है कि यूरिया का जो फॉर्मूला होता है, मैं साइड में बात कर रहा हूं, यूरिया का जो फॉर्मूला NH2 C(O) NH2, ये होता है यूरिया। इस यूरिया यहां पर क्या है? विलेय पदार्थ है। इस यूरिया के जब आप अणुभार की गणना करते हैं, अणुभार की गणना कैसे करेंगे? देखिए, हाइड्रोजन है, उसके लिए कितना मानते हैं? हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, नाइट्रोजन का कितना मानते हैं? 14, कार्बन का कितना मानते हैं? 12, ऑक्सीजन का कितना मानते हैं? 16। इन सब से यहां पर किसके अणुभार की बात करेंगे? इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, हाइड्रोजन कितने? 4 तो क्या है? तो हाइड्रोजन का टोटल कितना हो गया? 4। नाइट्रोजन 1 का कितना होता है? 14 होता है। तो कितने हैं यहां पर? 2 हैं। 2 का कितना हो गया? 28 हो गया। कार्बन कितना है? कार्बन तो 1 ही है, ऑक्सीजन भी 1 ही है। इन सब का जब योग करेंगे तो देखिए, इनका योग जब करते हैं 8 और 16 और 4 20, 0 लिख दिया, 2 गया, 2 4 5, यानी इसका कितना आ गया टोटल योग? 60 आ गया। तो विलेय पदार्थ है, उसका अणुभार कितना आया? 60 है। ये इस तरीके से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, विलेय पदार्थ का अणुभार यानी Mb कितना आया? 60 ग्राम पर मोल है। और यूरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है, बात कर चुका हूं यूरिया क्या होता है। बताओ, इन 2 पॉइंटों में किसी को कोई दिक्कत है क्या? बाकी वैल्यू नहीं दी हुई है, न तो R का पता, न T का पता, न V का पता, कोई बात नहीं है, नहीं है। तो मैं इसको पहले को π1, 4% वाले विलियन का प्रासरण दाब को मैं क्या मान लूँ? π1 मान लूँ। जो वैल्यू दी हुई है ना वो तो लिख दो, और नहीं दिए वो रहने दो। W भी कितना? 4 ग्राम गुणा R गुणा T। वैल्यू नहीं है इनकी, वैल्यू नहीं है तो लिख दो R गुणा T, लिख दो ऐसा कैसा। Mb कितना है? 60, जो आपको मैंने बता दिया किस तरीके से है, ग्राम पर मोल गुणा, लिख दिया क्या? वैल्यू दी हुई, वो वैल्यू तो लिख दी, नहीं दिया हुआ है उसको ऐसा कैसा लिख दिया? लिख सकते हो क्या? ये तो मैंने 4% के लिखा है। अब दूसरा कौन है?
कार्बनिक कौन है? कार्बनिक यौगिक ए, दिख रहा है? कार्बनिक यौगिक ए के 12% विलयन का, कार्बनिक यौगिक ए के 12% विलयन का प्रसरण दाब। आपको यहां पर इस कार्बनिक यौगिक का यहां पर तो यूरिया दिया हुआ था इसलिए एम्बिन लिख लिया, लेकिन यहां पर आपको क्या नहीं दिया हुआ है? नाम नहीं दिया हुआ है। तो आपको नाम नहीं दिया हुआ है तो आप देखिए इसको कैसे लिखेंगे। आपको यहां से केवल किसकी वैल्यू पता चल गई? आपको केवल WB की वैल्यू पता चल गई, MB की वैल्यू आपको पता नहीं चल रही है। ये तो आपसे MB तो पूछ ही रहा है कि ये जो कार्बनिक यौगिक है, इस कार्बनिक यौगिक का आपसे क्या पूछ रहा है? इसका अणुभार तो पूछ ही तो रहा है कि इसका अणुभार कितना है। पहले के लिए मैंने π1 लिखा, इसमें आपको WB की वैल्यू पता है, MB पूछ रहा है, बाकी वैल्यू पता नहीं है, तो ऐसा कैसा लिख दो। देखिए π2 बराबर, तो मैं क्या लिखूं? WB कितना फॉर्मूले में इसको π2 मान लेता हूं, तो कितना लिखूं? 12 गुणा R गुणा T बटा MB गुणा V। इसको मैंने π1 बराबर लिख दिया 4% को, और इसको मैंने कार्बनिक यौगिक A उसको मैंने π2 के द्वारा दर्शा दिया। यहाँ पर इसका पता नहीं है, आपको ये अणुभार याद करना है कि ये जो यौगिक है उसका अणुभार है कितना, लिख सकते हो क्या? प्रश्न में क्या कह रहा है? समप्राश्रय। समप्राश्रय का अर्थ मैंने पहले भी कहा था कि ये दोनों विलयन है, दोनों विलयनों का प्रासरण दाब क्या होता है? समान होता है। देखिए दोनों विलयनों का प्रासरण दाब क्या है? समान है। यानी π1 बराबर क्या है? π2 है। इसका अर्थ क्या हुआ कि दोनों विलयन है उनका प्रासरण दाब क्या है? समान है। लिख सकते हो समान है तो इसको दोनों को बराबर के रूप में लिखो। मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि दोनों की तुलना। मैंने आपको पहले भी समप्राश्रय का अर्थ है आपको ध्यान होना चाहिए। π1 बराबर π2, π1 की वैल्यू कितनी है? यहाँ लिख रहा हूँ मैं, π1 की वैल्यू कितनी? 4 ग्राम गुणा R गुणा T बट्टा 60 ग्राम पर मोल गुणा V बराबर 12 गुणा R गुणा, ये ग्राम में है, 12 ग्राम गुणा R गुणा T MB गुणा V। देखिए R से R, T से T, V से V, क्या बच गया वो बता दो। 4 ग्राम बटा 60 ग्राम पर मोल बराबर क्या बच गया? 12 ग्राम बटा, सब वैल्यू करी, R से R कट गया, T से T कट गया, V से V कट गया, जो बच गया उसको मैंने लिख दिया। क्या बच गया? 4 ग्राम बट्टा 60 ग्राम पर मोल बराबर 12 ग्राम बट्टा M। आपको यही तो ज्ञात करना है। MB ज्ञात करोगे तो MB बराबर लिखो, तो बताओ मैं इसको कैसे लिखूं? ऐसे लिख दूं क्या? 60 ग्राम पर मोल गुणा 12 ग्राम बट्टा 4 ग्राम। ग्राम से तो ग्राम कट गया, इसमें 12 में 4 का वाला कितना आ गया? 3। 60 को 3 से गुणा किया, 60 को 3 से गुणा किया, कितना आ गया? 180। इकाई क्या बच गई? ग्राम पर मोल। ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ कि जो आपके पास
कार्बनिक यौगिक ए है, उस कार्बनिक यौगिक ए का अणुभार कितना आया, 180 ग्राम पर मोल आया। तो एक बार इसको फिर ध्यान दे लेना, इसमें कहाँ गलती करोगे इसके बारे में एक बार मैं इसको फिर रिवाइज कर रहा हूँ, वो ध्यान देना। देखिए सबसे पहले 4% के लिए लिख लो, 4% यूरिया से आपको डब्ल्यूबी और एमबी की वैल्यू पता चलेगी, बाकी नहीं है तो रहने दो, वैसा कैसा लिख दो। और इसमें आपको केवल डब्ल्यूबी की वैल्यू पता चलेगी, एमबी याद करना है। पाई 2 बना लिया, समप्रासरीय पाई 1 बराबर पाई 2, दोनों की वैल्यू रख ली और वैल्यू रख किसको क्या किया, हल किया, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, एमबी की वैल्यू आ गई, बाकी सब कट गया। एमबी कितना आया, 180 ग्राम पर मोल आ गया। तो आपको इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन भी है, और इसमें जो दिक्कत है इसका समाधान अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे।